हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री बाय पंकज सर में। आपके कुछ बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं और यूपी बोर्ड का भी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बाकी है। तो उसी एग्ज़ाम की तैयारी के पर्पज़ से कुछ हमारे 3-4 वीडियोस आने वाले हैं। 4-5 दिन में आई थिंक पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड का। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज एनालाइज करेंगे कि किस चैप्टर से कितना आ सकता है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों की केमिस्ट्री पूरी तरह से प्रिपेयर है, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ उनका अच्छा खासा तैयार हो गया है, अच्छा खासा मार्क्स पा सकते हैं, तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है, और ये एक ही वीडियो नहीं आएंगे, ऐसे 4-5 और वीडियोस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, जिन्हें ये लगता है कि अभी उनकी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है। ठीक, बहुत अच्छे से क्या मतलब, ये मान के चलिए कि केमिस्ट्री का उन्हें अभी तक सी भी नहीं पता है, उसके बाद भी उनको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा अगर कहीं मिल जाता है कोई कंटेंट जिससे वो पास हो सकते हैं या अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो हमारा बन रहा है, और ऐसे 3-4 वीडियोस हमारे और आएंगे। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आपके लिखे हुए हैं केमिस्ट्री के टोटल आपके तीनों बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड ले लें या एससी बोर्ड ले लें या सीबीएसई बोर्ड ले लें, यही हमारा सिलेबस है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर ही आपका पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम होना है। ओके ठीक, तो चैप्टर वाइज हम लोग एनालाइज करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अभी बहुत अच्छे से नहीं है तो सीधी सी बात है आप ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हमें कुछ चैप्टर्स होंगे जिनको पढ़ना होगा, कुछ चीजें होंगी जिनको छोड़ करके आगे बढ़ना होगा, जो हमारा टाइम टेकिंग होगी, हमारा समय किल कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है जो कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे सकती हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल ये आपके 10 चैप्टर हैं, ठीक है, टोटल 10 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। चैप्टर वाइज एनालाइज करते हैं, जिसमें से आपके शुरुआत के 3 चैप्टर हैं जो आपका, अभी मैं हिंदी में भी बता देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन, ये आपका विलयन है, ठीक, विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, ठीक, विद्युत रसायन, और केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, जिस लैंग्वेज में आपको सुविधा हो उसमें पढ़ लीजिए, दोनों लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को साइंस में सबसे ज्यादा जो परेशान करता है टॉपिक, वो है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, जैसे अभी फिजिक्स का पेपर होना है या कुछ बच्चों का हो गया होगा, दूसरे बोर्ड्स के बच्चों का, तो फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल से बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ बच्चे हैं जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल से परेशान रहते हैं। तो एक चीज मान के चलिए, जो 3 चैप्टर हैं, यही 3 चैप्टर आपके बस न्यूमेरिकल वाले हैं। ठीक है, और हर चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल आना है, यानी कि अगर मैक्सिमम भी अगर हम लोग मान के चले कि कितना न्यूमेरिकल आएगा, तो 3 न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं आ सकता। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि जो बच्चे केमिस्ट्री अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं, हालांकि ऐसे बच्चे कम ही होंगे, ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल भी केमिस्ट्री की तैयारी नहीं किए हैं, वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो छोड़ करके चलें। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसी चीज नहीं है जो आपको 1 दिन या 2 दिन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करके चलिए। ठीक है, बाकी इन चैप्टर में जो थियोरेटिकल चीजें हैं वो अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को कवर करनी है। ठीक, और कुछ चीजें जो ऐसी होंगी जिनको याद कराया जा सकता है, हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, आप उस तरह से याद करते चलेगा। तो ये 3 चैप्टर आपके सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स यानी कि विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ये 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल वाले हैं। ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन आपको टच नहीं करना है। ठीक, अगर आपने तैयारी अच्छे से अभी तक नहीं की है, अब से तैयारी करना चाहते हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको टच नहीं करना है। हाँ, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन सेलेक्टेड हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, अभी बताया जाएगा। चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का कवर करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा होगा तो 2-3 पार्ट में वीडियो बन जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। ठीक, तो इन 3 चैप्टर से आपको पूरी तरह से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हटा देना है। न्यूमेरिकल के पीछे बहुत ज्यादा समय हमें नहीं देना है। ठीक है, आप एक बात बताइए, आप 1 घंटा समय किसी टॉपिक को दे करके अगर 2 नंबर का कवर कर रहे हैं, ठीक, और कोई और टॉपिक है जिसको आधा घंटा आप तैयार करके उससे 10 नंबर का तैयार हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें आधा घंटा पढ़ करके हम 10 नंबर का कवर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे ये 2 चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी और एफ ब्लॉक के तत्व और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक।
ये आपके अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। ठीक है, ये 2 चैप्टर मिला के ही आप मान के चलिए कि 17 से 18 मार्क्स का इन्हीं 2 चैप्टर से आएगा। तो ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक से हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, सेलेक्टेड टॉपिक हैं। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक में जैसे कुछ टॉपिक है, नोमेनक्लेचर है, ये आपका कंफर्म है, फिक्स है, आना है आना है। ठीक, आप किसी भी जो है सैंपल पेपर को उठा लेंगे, 15-20 आपका नोमेनक्लेचर होगा, आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, वही रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस केमिस्ट्री की एक खास बात है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें नहीं बना सकते बोर्ड लेवल पे। ठीक है, मैं अभी कंपटीशन के लेवल पे नहीं बता रहा हूं, बोर्ड के लेवल पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक, तो डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों में से हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाता है जो सबसे आपको ज्यादा तंग कर सकता है, ऑर्गेनिक का पोर्शन। इसमें आपके मेनली 4 चैप्टर यहां पर दिख रहे हैं, इसको भी ऑर्गेनिक में कवर कर लिया जाता है, बायोमोलिक्यूल्स को, हालांकि वो बायोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपका है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले देख लेते हैं इन 4 में से या 5 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा चैप्टर है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा मार्क्स का इसी चैप्टर से आना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक से क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक हम कवर नहीं कर सकते, इस ऑर्गेनिक को ही पढ़ने में, ठीक है, बोर्ड लेवल का पढ़ाई करने में इस ऑर्गेनिक को 6 महीने लग जाते हैं। तो 6 महीने की पढ़ाई अगर मैं ये कह दूं कि मैं 3 दिन में पढ़ा दूंगा, तो भाई आपको बेवकूफ बनाने जैसी बात हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज तो संभव नहीं है कि हम 6 महीने की चीज आपको 3 दिन में पढ़ा दें, लेकिन हाँ, जितना बोर्ड एग्जाम में आना है, बोर्ड में तो 5-7 क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से ना, तो उतनी तैयारी आपकी कराई जा सकती है कि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख जरूर दें। ठीक, तो पहला जो चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इस पर थोड़ा सा हमें फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे कि सर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक है, आप कह रहे हैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर ये चैप्टर तैयार हो गया आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर है यहां पर ये, अगर ये चैप्टर अच्छे से तैयार है तो बाकी 3 चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ पोर्शन इसमें रहेगा। ठीक, तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन पर आप ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं वो आपके पड़े हुए हैं, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उन्हें पूरे ऑर्गेनिक का एक प्लेलिस्ट बना करके मैं डाल दूंगा। ठीक है, जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसमें मैं डाल दूंगा, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं पूरा ऑर्गेनिक। अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो मुझे लगता है कि 5 से 7 घंटे लगेंगे, 5 से 7 घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा, ये आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का पोर्शन तैयार हो जाएगा। और ये पूरे ऑर्गेनिक पोर्शन से मान के चलिए आपका 35 मार्क्स का तो इसी से आ जाना है। ठीक है, 70 में 35 नंबर इन्हीं 5 चैप्टर से आ जाने हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ये। ठीक, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही आने हैं आपके, सेलेक्टेड टॉपिक जो जो होंगे अभी बता दिया जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक पहले बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इससे आना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये छोटा चैप्टर है। ठीक है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक, बायोमोलिक्यूल चैप्टर, अगर आप चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है, पहले तो इसको एकदम लास्ट के लिए आप बचा करके रखिए। ठीक है, अगर आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर, ठीक है, हालांकि है बहुत छोटा, ठीक, बहुत ज्यादा इसमें चीजें नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई चैप्टर स्किप करना है तो आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्किप कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये 2 चैप्टर तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, पूरी तरह से थियोरेटिकल है। ठीक, इसमें से न्यूमेरिकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपकी केमिस्ट्री की तैयारी नहीं है तो, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर आप इसको टच ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा, हालांकि 8 नंबर का 10 नंबर का इससे आता है। ठीक है, तो फिर दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी छोड़ देंगे तो बिल्कुल ये तो चैप्टर का जितने भी मार्क्स का आएगा वो तो पूरा 0 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, नहीं पढ़ोगे अगर उस चैप्टर से तो चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि 3 दिन में पढ़ करके आप 70 में 70 की तैयारी कर लोगे। ठीक है, लेकिन हाँ 70 में 40, 42, 45 तक के नंबर आपको बड़े आराम से
मिल जाएंगे, जितना बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है उस हिसाब से तैयारी करो तो ठीक। अभी हम कुछ ऑर्गेनिक में या चैप्टर वाइज चलते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पहला हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, पहला जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप कवर कर सकते हैं, ठीक। सॉल्यूशन, सबसे पहला जो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सॉल्युबिलिटी का, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ठीक। सॉल्युबिलिटी, इसकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है, परिभाषा याद कर लेनी है, ठीक है। और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ध्यान से सुना, कौन कौन से कारक हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक जो आपको छोड़ना नहीं है, 10 मिनट लगेगा आपको, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपका टॉपिक है सॉल्युबिलिटी और वो कारक जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक। उसके बाद है आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। परिभाषाएं बस याद करनी है और उदाहरण। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक। अच्छा, अब इन सब टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इन सब टॉपिक को छोड़ना नहीं है, जो छोड़ना है वो पहले मैंने बता दिया कि उन टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। आदर्श और अनादर्श विलयन। और इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिक्स है आपका एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में आना लगभग तय है, ठीक है, वो क्या है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार हैं, अभी चारों को बता देते हैं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यात्मक गुणधर्म, अणुसंख्यात्मक गुणधर्म, ठीक। इस चैप्टर से कुछ भी पढ़ो या ना पढ़ो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये मान के चलो कि इससे कुछ ना कुछ आना ही आना, कुछ ना कुछ क्या कंफर्म है, बोर्ड परीक्षा में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। जो न्यूमेरिकल भी आना है वो भी इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही न्यूमेरिकल आएगा, पर उस न्यूमेरिकल पोर्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे जो इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो हम हर हाल में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो हम यहां से देखते चलते हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कोई विलयन है उसमें अगर कुछ मिलाया जा रहा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो गलनांक है वो गलनांक में कितनी कमी आ जाती है, ठीक है। तीसरा है वाष्प दाब या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी, ठीक। और चौथा, ठीक है, चौथा क्या है आपका, चौथा है परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इंपॉर्टेंट है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर से आपका ये जो 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक आपको कवर करना है। यकीन मानिए 45 मिनट मैक्सिमम आपको इसमें समय देना है। अगर ढंग के नोट्स नहीं है आपके पास, किसी यार दोस्त से मांग लीजिए, किसी से एली से मांग लीजिए, और उसको ढंग से अगर पढ़ लेते हैं सिर्फ ये 3 टॉपिक, ठीक है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि आप इस चैप्टर से अगर कुछ भी पूछा जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो आप लिख ही देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। तो सॉल्यूशन चैप्टर से ये 3 टॉपिक आपको जरूर टच करने हैं, ठीक है। ये 45 मिनट से 50 मिनट मैक्सिमम उतना ही लगना है, उससे ज्यादा समय इसमें नहीं लगना है, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक।
नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्यों नहीं पढ़ना है, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, ठीक है। इससे आपके न्यूमेरिकल या सवाल जो पूछे जाने हैं वही ज्यादातर इससे आते हैं, ठीक है। और मैंने कहा न्यूमेरिकल आपको टच नहीं करना है, तो इस चैप्टर से बहुत कम टॉपिक ऐसे बचते हैं जिनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इस चैप्टर में बैटरीज के बारे में पढ़ लेना कि कौन कौन सा कैथोड होता है, कौन कौन सा एनोड होता है, ठीक है। बैटरीज के बारे में प्राइमरी सेकेंडरी जो भी प्राथमिक और द्वितीयक जो भी सेल है बैटरी है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बैटरीज के बारे में, ठीक, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, परिभाषा, एग्जाम्पल, उसमें कौन सा कैथोड होता है, कौन सा एनोड होता है और कौन सा विद्युत अपघट्य होता है। बस ये 3-4 चीज आपको याद रखनी है और कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल तो आपको पता होगा, ठीक है, कि बैटरीज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हाँ, किस टाइप की बैटरी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है इसको आपको देखना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा, देख लेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी सारणी आपकी बनी हुई है किताब में, आप देखेंगे वहीं आपको मिल जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका बैटरीज। दूसरा है नस्ट इक्वेशन। नस्ट समीकरण। देखिए ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि ये परीक्षा में कन्फर्म है आएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपका परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आप टच पहले मना कर दिया गया है, आपको नहीं करना है, लेकिन नस्ट समीकरण क्या होता है ये आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी। ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं जो आप फिजिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़े होंगे वही बस परिभाषाएं हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, चालकता है, कंडक्टिविटी, इन सब की परिभाषाएं, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, आपका आना ही आना है, ठीक है। लेकिन आपको परिभाषाएं बस इसकी जाननी है, ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं जाननी है, ठीक। चौथा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। इसमें आपका फैराडे लॉ है, फैराडेज लॉ। फैराडे का विद्युत अपघटन के 2 नियम है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, वो आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियो रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसमें भी आपको इसका तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट लगना है, इसको बस देखना है, ठीक है। आप अच्छे से देख लोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है ना तो चीजें जल्दी जल्दी याद होती हैं, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को भूल जाती होंगी, ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एग्जाम का प्रेशर जब रहता है तो जो चीज आप साल भर में पढ़ नहीं पाए रहते हैं, आप देखते होंगे कि आप 1 से 2 दिन में अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी थे। इस चैप्टर से भी आपका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ जो इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस याद कर लीजिए, परीक्षा में कंफर्म है आने वाला है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि, आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। सुनते चलिए हिंदी में, लिखते चलिए इंग्लिश में, ठीक है। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि ये कंफर्म है, आपका परीक्षा में आना ही आना है, चाहे इसमें अंतर पूछ दिया जाए, चाहे इन दोनों की अलग से परिभाषा पूछ दी जाए, ठीक है, या कोई अभिक्रिया दे करके उसकी कोटि पूछ दी जाए, ये कंफर्म है आपका आना आना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो आप इसे 10 मिनट 15 मिनट अगर समय लगता भी है तो इस टॉपिक को आप कवर करेंगे, सिर्फ इस टॉपिक पर ही अगर ज्यादा समय लग जाता है तो करेंगे क्योंकि ये कंफर्म है, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी।
ठीक है, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा, ये कंफर्म है आपका। ये दो टॉपिक, इसके बाद जो भी पोर्शन बचता है वो न्यूमेरिकल वाला ही पोर्शन बचता है जो बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अगर आप न्यूमेरिकल तैयार कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, न्यूमेरिकल अगर आएगा भी, भाई कुछ बच्चे होंगे जो न्यूमेरिकल तैयार कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही न्यूमेरिकल आपका आना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल आएगा। एनसीईआरटी में 4-5 न्यूमेरिकल दिए हैं, उन्हीं में से ही एक आपका कन्फर्म है आना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फिर से नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। अब तो हमारा ये फिजिकल केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर थे वो हमारे कवर हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पर, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसका मैं बता देता हूं कि क्या क्या करना है और कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व तथा सहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी तैयारी कैसे करनी है मैं बता देता हूं। कोई भी एक आप अनसॉल्व उठाएंगे, ठीक है, कोई भी एक आप अनसॉल्व उठाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, विद्या पब्लिकेशन है, अवतार है, अरिहंत है, बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, ठीक है, जिसमें अब चैप्टर वाइज दिया रह रहा है। चैप्टर वाइज पिछले 4 से 5 साल, मैक्सिमम 5 मिनिमम 4, पिछले 4 से 5 साल के जो पीएस वाईक्यूज होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 4 से 5 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे आप लगा डालेंगे, ठीक है। अरे भाई 1 साल 2 क्वेश्चन आए होंगे, 5 साल मिला करके 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अरे बहुत हुए होंगे तो 15 क्वेश्चन होंगे, तो 15 क्वेश्चन इससे, 15 क्वेश्चन इससे, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 1.5 घंटे मान लीजिए, 1.5 घंटे 30 क्वेश्चन, दोनों चैप्टर फुल्ली तैयार, ठीक है। ये चीज अच्छा 4 से 5 साल में ही आपको लगा होगा कि यार क्वेश्चन तो हर साल रिपीट हो रहे हैं, या 1 साल नहीं आया तो वो अगले साल जरूर है आ ही रहा होगा, ठीक। तो ये चीज तो यहां से कंफर्म हो जा रही है आपकी कि यहां पर आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करने का सबसे जो आसान तरीका है, ठीक है, चैप्टर का नाम सुनते चलिए, डी और एफ ब्लॉक के तत्व और सहसंयोजन यौगिक। सबसे आसान और सबसे सही तरीका, सबसे सटीक तरीका यही है कि कोई भी पब्लिकेशन, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का आप उठा लीजिए अनसॉल्व, ठीक है, उससे आप पिछले 4 से 5 साल का जो भी क्वेश्चन आया होगा इस चैप्टर से, उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अभी 2 से 3 दिन का समय मान लीजिए बचा है बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, बैठ करके जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे, अरे रट्टा मार करके खत्म करिए, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा जो होना होगा, ठीक। बस किसी तरह 4 से 5 साल का पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक का, ठीक। अच्छा, इनऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर से मैंने बताया था 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक, 2 ही चैप्टर से 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और मान लीजिए कि आप 30 क्वेश्चन पढ़ करके 18 से 20 नंबर का तैयार कर ले रहे हो तो अच्छी बात तो है, ठीक है, एवरेज तो ज्यादा ही आपका निकल करके आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन है ऑर्गेनिक, ठीक है। इसका कोई था नहीं है कहां से शुरू है, कहां खत्म है, कहां जाना है, ठीक है। इसका कोई जो है ना आदि है ना अंत है, ठीक है, ये आपका अनंत है ऑर्गेनिक। लेकिन अब इसमें से कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़नी है जो बोर्ड एग्जाम में हर हाल में आती ही आती है, ठीक है, वो चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहला चीज है जो आपको तैयार करना है, ठीक, जो मैं हो सकता है कि तैयार करा दूं, हो सकता है इसी वीडियो में कुछ उसमें चीजें बता दूं। नेम रिएक्शन, मैं भी सारे के सारे जितने भी नेम रिएक्शन है 15-16 नेम रिएक्शन है जो नाम से जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो लिख दूंगा और एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कारण पूछा जाता है, ठीक है। कोई आपका 2 चीजें दे दी जाएंगी, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल दे देगा, ठीक है, और फिनॉल दे देगा, और पूछ देगा कि किसका ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति या स्थायित्व किसका ज्यादा होता है और उसके पीछे का कारण बताइए, किसका स्थायित्व ज्यादा होता है और उसके पीछे का कारण, ठीक है। फला चीज जल में विलेय है, फला चीज जल में विलेय नहीं है, बच्चे अल्कोहल है, जल में विलेय है, ठीक है। लेकिन
जो आपका हेलोएल्केन है वो ध्रुवीय होने के बाद भी जल में विलय नहीं है, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण बताइए। ठीक, तो वो भी सिलेक्टेड टॉपिक है, 4-5 ही टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। ठीक है, जब हम अभी ऑर्गेनिक से मैं तैयारी करवाना शुरू करूंगा आप लोग का, ऑर्गेनिक से ही। ठीक है, और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना कि आप 45 मिनट लगेगा, 50 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, उन सब की तैयारी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, पूरा भरोसा है आप पे। अगर आपके भरोसे बैठ जाए आदमी तो आप उसकी तैयारी घर पर बैठ करके नहीं करोगे, तो उससे बढ़िया है यार कुछ वीडियो देख लोगे, तुम्हारा भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। ठीक, तो उसी से आपकी तैयारी अच्छे से हो जानी है। ठीक है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक, उसमें कारण पूछा जाएगा, एक लाइन का कारण बताओगे, 1 नंबर लो, घर जाओगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, और सेलेक्टेड 5 से 6 आपका विलेयता सॉल्युबिलिटी से प्रश्न आता है, क्वथनांक गलनांक से। ठीक है, बहुत होगा तो अम्लीय प्रकृति पूछ देगा, किसकी ज्यादा है किसकी अधिक है, तीसरा टॉपिक वही लिखने जा रहे हैं आपका। ठीक, यही 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन इसमें ज्यादातर बनते हैं, स्थायित्व से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय प्रकृति, और बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति। ठीक, अब टोटल तो आपने पढ़े हैं यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो 5 तरह के चैप्टर आपने पढ़े। बायोमोलिक्यूल तो छोड़ मान के चलना है कि इसको छोड़ देना है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में 2 हैं आपके, अमीन और एनिलीन। यानी कि इन 5 चैप्टर में मिला करके आपके टोटल 10 तरह के यौगिक, यानी कि 10 तरह के कंपाउंड, 4 चैप्टर में 10 तरह के यौगिकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि उनकी अम्लीय प्रकृति कैसी होती है, उनकी क्षारीय प्रकृति कैसी होती है, अगर उसमें कुछ और जोड़ दें तो उसकी अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको अभी सुन करके लग रहा होगा यार इसकी तैयारी तो नहीं हो पाएगी, कंफ्यूजन वाली चीज है। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए, भरोसा रखिए, कुछ चीजें बताऊंगा जिनसे आप अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, कि अम्लीय प्रकृति क्या होती है, हेलोएल्केन क्या होता है, हेलोएरीन क्या होता है, उसके बावजूद उन क्वेश्चंस का आंसर आप बड़े आराम से लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो को देखते रहना होगा। ठीक, चौथा जो टॉपिक है वो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये अगर आपका सब चीज तैयार हो जा रहा है, समय बच रहा है, तब इसको आप टच करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, देखिए निर्माण की विधियां भी 3 तरह की होती है। जनरल मेथड होता है जो सामान्य विधि होती है। ठीक, उसके बाद एक लैब मेथड होता है और एक आपका इंडस्ट्रियल मेथड होता है जिससे मैन्युफैक्चर कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। 3 तरह के मेथड होते हैं। लैब मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है। ठीक है, तो लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, जिसको मैंने कहा कि मैन्युफैक्चर मेथड, जनरल मेथड परीक्षा में बहुत कम ही आता है। तो ये 4-5 चीजें जो हम लोग को छोड़नी नहीं है। ठीक है, इनकी तैयारी हमें ढंग से करनी ही करनी है। बाकी इसके अलावा अगर हम कुछ तैयारी कर लेते हैं तो वो तो भाई बोनस हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। ये चीज तो एनालाइज हो गया कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें छोड़नी है। ठीक है, तो इन 10 चैप्टर से हम लोग को बस इतना तैयार करना है। तो अगर आप सुबह बैठते हैं, ठीक है, 7-8 बजे उठ करके, परीक्षा टाइम है यार, सुबह उठ जाना, 7-8 बजे उठते हो और जो है पढ़ने बैठ जाते हो, तो 1-1.5 बजे तक मुझे लगता है कि एक पोर्शन आपका तैयार हो जाना है। ठीक, उसके बाद भाई लंच करो, खाओ पियो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करो, शाम को पढ़ने बैठो, तो उसके बाद एक पोर्शन आपका 4-5 घंटे में पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ने बैठोगे तो तैयारी नहीं होगी। ठीक, पढ़ने बैठोगे तो तैयारी होगी ही। सोचते अगर रहोगे कि तैयारी कैसे करें, क्या करें, करें कि ना करें, फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तब आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन से। ठीक है, नेम रिएक्शन, पहले सारे नेम रिएक्शन में लिख देता हूं या चैप्टर वाइज चलते हैं। नेम रिएक्शन, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए भाई। ठीक है, किताब ना भी रहे तो कॉपी पेन लेकर के बैठे रहो, नोट करते चलो। नेम रिएक्शन, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है वो है आपका वुड्स रिएक्शन।
अब मैं पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वुड्स रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन क्यों है, क्या है, कैसे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन लिखूंगा, रट्टा मार करके आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। एक लाइन का रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है। 11 में भी आप पढ़े होंगे, 12 में भी आप पढ़ रहे हैं इसको, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का है, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का है। इसमें करते क्या है कि कोई भी एक अल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन ले लीजिए, ठीक। इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो या तो आप यहां 2 कर दीजिए, या अभिक्रिया को अगर समझना हो तो एक मॉलिक्यूल यहां पर कर देंगे, CH2 CH3। दोनों सेम है, यह है क्लोरोइथेन, यह है क्लोरोइथेन, ठीक। ये दोनों क्लोरोइथेन हमारा इस सोडियम के साथ मिल करके, ठीक, यहां से क्या होगा 2NaCl। कहोगे सर जी 2 सोडियम कहां से आ गया, बैलेंस कर दो भाई, ठीक है। 2 सोडियम क्लोराइड आपके बाहर निकल गए, CH3 CH2 CH3 CH2, ये दोनों आपस में आकर के कंबाइन कर ले। यहाँ भाई एक जगह खाली हो गई, यहाँ जगह खाली हो गई, ये सब आपस में आकर के मिल गए CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये आपका क्या है क्लोरोइथेन। ध्यान से देखिए क्या है आपका क्लोरोइथेन। एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। यहां पर क्या बन के आया आपका ब्यूटेन, क्या बन के आया ब्यूटेन, ठीक। और ये आपका नमक जो है निकल करके बाहर हो गया, ठीक है। अच्छा ये अभिक्रिया कराते हैं हम लोग ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर, ये चीज याद रखना, शुष्क ईथर, यानी कि अगर हम लोग 2 अणु लें क्लोरोइथेन के सोडियम की उपस्थिति में, अगर हम अभिक्रिया कराएं तो आपका 2NaCl निकल जाएगा, और जितना हमने कार्बन लिया हुआ है उससे ठीक दुगने नंबर के कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन हमें यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर एथ से ब्यूट की तरफ जाना है तो हम वुड्स अभिक्रिया का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक में एक और चीज है जो हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो आपको छोड़ना है, वो आपके अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं है तो आपके बस का है भी नहीं, कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब कोई आपको एक यौगिक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी सहायता से आप दूसरा यौगिक बनाइए। तो ये जो आपका टॉपिक है कन्वर्जन का टॉपिक, अगर पूरी ऑर्गेनिक अच्छे से 100% तैयार है तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे इसमें उठते हैं कि वुड्स अभिक्रिया में ड्राई ईथर का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। ईथर का उपयोग क्यों करते हैं, फिर सवाल उठता है कि ड्राई ईथर का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक। तो ये जब अच्छा पूरा का पूरा अगर आपको चैप्टर या पूरा का पूरा चीज आपको समझना है तो मैंने पहले बताया हुआ है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पड़ी हुई है, तो वहां से आप उठा सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और 5 से 6 घंटे से ज्यादा का पूरा प्लेलिस्ट नहीं है, सिर्फ उतना ही है। तो 5 से 6 घंटे बैठेंगे आप, एक दिन बैठ जाएंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं यहां पर इसी की जैसी एक अभिक्रिया है फिटिग अभिक्रिया, यानी कि फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, एक जैसी अभिक्रिया है इसलिए एक साथ बता रहा हूं। फिटिग अभिक्रिया, यहां पर आपको लेना है हेलो एरीन, ये आपका है क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम लेना ही लेना है, दूसरा क्लोरोबेंजीन लेना है, ठीक। ड्राई ईथर लेंगे ही लेंगे आप, यहां से आपका निकल गया, और ये दोनों बेंजीन आपस में आकर के यहां पर जुड़ गए। ये भी कन्वर्जन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कन्वर्जन में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये रिएक्शन है। 2 बेंजीन आपस में आकर के जुड़ गए। देखिए 2 बेंजीन जुड़ते हैं तो कंफ्यूजन होती है, ठीक है। कंफ्यूजन क्या होती है कि आपने नेप्थिलीन का फॉर्मूला देखा होगा, नेप्थिलीन में भी 2 बेंजीन रहते हैं पर वो 2 जगह से जुड़ते हैं। ये आपका डाईफिनाइल है, क्या है ये डाईफिनाइल, याद रखिएगा डाईफिनाइल है, नेप्थिलीन नहीं है, ठीक है। डाईफिनाइल है, ड्राई ईथर यहां पर रहेगा ही रहेगा। ये आपकी फिटिग अभिक्रिया है। तो ध्यान से देखेंगे तो वुड्स अभिक्रिया और फिटिग अभिक्रिया दोनों लगभग सेम है, ठीक है। एक में हेलो एल्केन लिया है, दूसरे में हेलो एरीन लिया है। एरीन मतलब ये आपका जो बेंजीन रिंग आ गया है, ठीक है। एक में हेलो एल्केन, एक में हेलो एरीन। हेलो एल्केन वुड्स अभिक्रिया, हेलो एरीन फिटिग अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहां पर यह है, अभी हमने देखा था अभी
कि वुड्स अभिक्रिया में हेलो एल्केन लेकर के दूसरा अल्केन बना दिया, फिटिग में हेलो एरीन लेकर के दूसरा एरीन बना दिया। ठीक है, अगर मैं एक हेलो एल्केन ले लूं, एक हेलो एरीन ले लूं, तीसरी अभिक्रिया जो होगी, ठीक है, उसका नाम अभी यहां से देख लिया जाएगा, उसका नाम क्या होगा ये अपने आप बता देंगे अभी। ठीक है, ये आपका हो गया एक हेलो एरीन, सोडियम लेंगे ही लेंगे, प्लस ये आपका CH2 CH3, एक हेलो एल्केन एक हेलो एरीन। ये वुड्स अभिक्रिया का है, ये फिटिग अभिक्रिया का है। ठीक है, सोडियम देखिए इस अभिक्रिया में आपको देख करके लग रहा होगा, ठीक है, अभिक्रिया से हम उत्पाद का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक चीज, जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक, ये जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, ये हमारा पहले हम लोग अभिक्रिया रिएक्शन कराते हैं तब इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं तो 90% केस में हम उत्पाद का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? अगर आपको अभिक्रिया में कहीं भी सोडियम दिख रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, क्लोरीन कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, तो उन दोनों को क्या करेंगे हम, सोडियम और क्लोरीन को एक साथ ला करके सोडियम क्लोराइड बना करके निकाल देंगे। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड को हम निकाल देंगे। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड निकल गया भाई, जो बचे उनको जोड़ दीजिए, CH3 CH2 आकर के जुड़ जाएगा जहां यहां जगह खाली हुई है। यहां पर देखिए बार बार इसीलिए मिटा दे रहा हूं, अगर थोड़ी बहुत भी लाइन आ जा रही है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा भाई। ऑर्गेनिक में अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक छोटा सा पॉइंट और एक छोटी सी लाइन अगर आपने एक्स्ट्रा बना दी है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, वो गलती में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया इथाइल बेंजीन। क्या बन गया? इथाइल बेंजीन बन गया। CH3 CH2 ग्रुप आकर के बेंजीन में आकर के जुड़ गया। हाँ, इसका नाम देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा वुड्स फिटिग अभिक्रिया या वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। आज हेलो एल्केन हेलो एरीन के हम लोग सारे के सारे नेम रिएक्शन अभी यहां पर खत्म करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। देखिए कुछ किताबों में स्वार्ट्स यहां पर Z भी लिखा रहता है, ये प्रॉपर नाउन है, स्पेलिंग कहीं पर भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, स्वार्ट्स अभिक्रिया, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे कोई भी सैंपल पेपर उठा करके पिछले साल का कई पेपर उठा करके भी देख लेते हैं तो देखेंगे हर अल्टरनेट ईयर या हर साल लगभग ये पूछा ही जाता है। स्वार्ट्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम हेलो एल्कीन बनाते हैं, ठीक है, हेलो एल्कीन का जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हम कितने हेलोजन हैं आपके? ठीक है तो 5, लेकिन हम लोग 4 पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक एस्टाटीन है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, तो उसको हम लोग यहाँ पर नॉर्मल अप्लाइड केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग बड़े आसानी से इसका जो है प्रिपेयर इसको कर लेते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन है या फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोअल्केन अगर हमें बनाना हो तो हमारे लिए क्या होती है, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा विक्रियाशील होता है, तो अगर हमें फ्लोरोअल्केन बनाना है, हेलो एल्केन चैप्टर में अगर हमें फ्लोरोअल्केन बनाना हो तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मेथड यूज करने पड़ते हैं। वो नॉर्मल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से उसको नहीं बना सकते। जो नॉर्मल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है, जैसे अल्कोहल से बनाना या डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर देना, उस तरह से हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन वो कारण वाले में हम लोग इस चीज को कवर करेंगे कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं किया जाता है। तो इस मेथड को हम लोग एक नाम देते हैं हैलोजन, इससे आसान हो जाएगा थोड़ा, एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। जैसे मान लिया CH3 CH2Br, ब्रोमोइथेन है, ब्रोमोइथेन है, इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया सिल्वर सॉल्ट के साथ, फ्लोरीन के सिल्वर सॉल्ट के साथ, AgF के साथ। ठीक है, जैसे अच्छा ऊपर देखा सोडियम है, क्लोरीन की तरफ इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। एफिनिटी मतलब इसकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक,
और सिल्वर की अगर फ्लोरीन है और ब्रोमीन है तो भैया वो किसको कंसीडर करेगा, वो सीधी सी बात है वो ब्रोमीन को पकड़ करके, AgBr हमने ज्यादातर देखा है, AgF तो देखा नहीं है, तो सीधी सी बात है सिल्वर जहां भी देखेगा AgBr बना करके बाहर निकल जाएगा है। ठीक है, ये AgBr बहुत ज्यादा यूज किया जाता था पहले, जब फोटो जो नेगेटिव्स वाले जमाना था, जब रील्स वाला कैमरा आता था ना, तो उस समय सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग ज्यादातर यूज करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन आकर के यहाँ पर जुड़ गया और बन गया फ्लोरोअल्केन, CH3CH2F, क्या बन गया, फ्लोरोइथेन। अच्छा, यहाँ पर अब समझ में आ रहा होगा कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्यों है, क्योंकि सिल्वर का हैलोजन कौन ले लिया, इथेन, और इथेन का हैलोजन कौन ले लिया, सिल्वर। ठीक है, तो इसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर ही पढ़ते हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज के दो मेथड हैं, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है, एक और अभिक्रिया है जो अभी हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हमें फ्लोरीन या फ्लोरोअल्केन बनाना है, फ्लोरोअल्केन, फ्लोरोबेंजीन नहीं बोल रहा हूँ, फ्लोरोबेंजीन के लिए एक अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए हम लोग स्वार्ट्ज अभिक्रिया नहीं, उसके लिए एक अलग है बाल-सचमैन रिएक्शन या बाल-साइमैन रिएक्शन। ठीक, अलग अलग नामों से उसको बुलाया जाता है वो एक ही रिएक्शन, उसको पढ़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें फ्लोरोअल्केन बनाना है तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि कोई हम सॉल्ट ले लेंगे फ्लोरीन का। अच्छा, सॉल्ट भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्ट ले लेंगे, या तो हम सिल्वर सॉल्ट लेंगे या मरकरी का सॉल्ट लेंगे या एंटीमनी का सॉल्ट लेंगे। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट लेंगे, कॉपर का सॉल्ट, ये चार सॉल्ट लेंगे, कॉपर, सिल्वर, मरकरी और एंटीमनी। ये सिर्फ और सिर्फ चार हम लोग फ्लोरीन के सॉल्ट लेकर के उसका हैलोजन एक्सचेंज में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज में ही एक और है, देख लीजिए ध्यान से, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। कितनी अभिक्रियाएं हो गई हैं, 4 अभिक्रियाएं हो गई हैं। ठीक है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछाता है। ठीक, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड है, कम है, उन्हीं को पढ़ना है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, CH3 CH2 Br है अगर, ठीक है, Cl भी ले सकते हैं, हाँ ये लास्ट रिएक्शन है, CH3 CH2 Br है। ठीक है, अब यहां पर हम ले लेते हैं अगर सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं, ब्रोमीन की जगह हम क्लोरीन भी ले सकते हैं अगर यहां पर ले लिया जाए, और एसीटोन की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाए, एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए, तो यहां पर भी मैंने बताया हैलोजन एक्सचेंज का ही उदाहरण है। तो सोडियम क्या होगा, ब्रोमीन को लेकर के निकल लेगा, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया और ये आयोडीन आ गया आपका CH3 CH2 I, आयोडोइथेन, इसको साफ बना दें, CH3 CH2I, आयोडोइथेन हमारा यहां पर बन गया। तो आयोडोअल्केन बनाने के लिए हम इस फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का जो है इसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब उसको कैसे पढ़ना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अब बताते हैं। परीक्षा का समय बहुत नजदीक है, इवन हम ये भी नहीं कह सकते कि एकदम सर पर आ गई है, समझ लीजिए पार हो गई है। ठीक है, तो जितना टॉपिक बताया हूं आप उसको पढ़ते चलिए, बाकी वीडियोस तो आपके रेगुलर आते ही रहेंगे। ठीक है, एक दिन में मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो आपके हो जाएं। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।